सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार रणनीति के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज का ये सेशन एक और डाउट सेशन, ये 16वां डाउट सेशन है। एक एक डाउट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी सीखने और सिखाने की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस डाउट सेशन में हम SPOCA और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस पैटर्न को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं सेंटेंस पैटर्न को समझने में, SPO को समझने में। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के ऑनलाइन कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से विनर्स वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आप देख पा रहे हैं, यहां आप पे संपर्क कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप पे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्या इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसको ठीक से समझें और उसके बाद दिए हुए ऑप्शंस में से अपना सही आंसर जो आप मानते हैं वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, यानी पहले खुद प्रयास करें। जब आप प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें आएंगी, आपको खुद को पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। वैसे ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा विनर्स वर्ल्ड पर प्रैक्टिस के लिए देता हूं। वहां रोजाना आप लोगों को एक फ्रेजल वर्ब, एक इडियम, एक एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन और एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। और कभी कभार सप्ताह में 2-3 दिन इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैं वहां डालता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहे। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, क्या क्वेश्चन है देखिएगा। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट डज नॉट फॉलो द अबव पैटर्न। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में से ये जो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस में से उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें जो इस सेंटेंस के पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आप लोगों को समझनी होंगी। पहला काम क्या करना है आपको? पहले दिए हुए सेंटेंस का पैटर्न समझें और फिर नीचे जो चारों सेंटेंस दिए हुए हैं उन सेंटेंस का पैटर्न समझें और फिर ये बताएं कि वो कौन सा सेंटेंस है या कौन सा सेंटेंसेस हैं जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि नीचे जो ऑप्शन है वो भी है ओनली 1, 2 एंड 3, 1 एंड 4 और ओनली 4। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। शुरू करें भाई, आप लोग अपने आंसर करते रहें जब तक मैं इनमें और जो एग्जाम लेवल की चीजें हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो वर्ड है TOGETHER, इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताइएगा भाई। ऐसा नहीं है कि आज हम केवल SPOCA पे ही चर्चा करेंगे और एग्जाम लाइक कोई बात हुई तो उस पर चर्चा करेंगे ही नहीं, जरूर करेंगे। इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखिएगा भाई। जिस विनर को इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पता है वो जरूर लिखें। मैंने क्यों पूछा है भैया? मैंने इसलिए पूछा है कि ज्यादातर विद्यार्थी इसको क्या कहते हैं? टुगेदर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको टुगेदर कहते हैं, जबकि इसका सही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो है टगेदर। टे के बाद में इस तरीके से ए है, टगे
ए, ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ध्यान दे लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आप भी इसको टुगेदर बोलते थे तो आज के बाद में क्या बोलेंगे, इसको टुगेदर बोलेंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई भी। चलो दूसरा सेंटेंस या फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें से देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे तभी तो बात बनेगी ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए सबसे पहले हम इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे, तभी इस सेंटेंस का पैटर्न हमारे समझ में आएगा। सेंटेंस का पैटर्न मतलब हम इसमें ये ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, एडवर्बियल है या नहीं है। और ये कब पता चलेगा आपको, ये तभी पता चलेगा जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक तरीके से समझ में आ जाए। टुगेदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताओ भाई, टुगेदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसका आंसर आप सबके सब स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जब तक हम इस सेंटेंस को यहां से लेके चलते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ये पूरा का पूरा इसमें सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है भाई, इसमें ये सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है सब्जेक्ट? बर्ड्स ऑफ अ फेदर। उसके बाद में ये जो वर्ड लिखा हुआ है फ्लॉक, FLOCK, ये यहां वर्ब है। फ्लॉक यहां क्या है, वर्ब है। अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जब वर्ब आप कह दें तब ये बात तुरंत अपने आप से पूछ लें कि वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव। ये बात भी तुरंत पूछ लें अपने आप से, ये क्वेश्चन कर लें कि यदि वर्ब का आपने पता लगा लिया तो ये पता कर लें कि वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। क्यों पता कर लें भैया? ये इसलिए पता कर लें, यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और यदि आपको ये पता चल जाए कि वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है, तो फिर आपको उसके बाद क्या नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए तय हो जाएगा कि उसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है। समझ में आ गई बात भाई? तो आपको ये बताना है कि फ्लॉक यहां किस प्रकार की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करें तब ये अप्रोच अपनाना, इसी ढंग से सोल्व करना, ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहे। फ्लॉक जो वर्ब है, चलो हम समझते हैं फ्लॉक होता क्या है। फ्लॉक FLOCK, फ्लॉक वर्ब जब होती है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसी होती है भैया? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप में एक तरफ जाना, टू मूव इन ग्रुप इन द सेम डायरेक्शन। किसी एक दिशा में ग्रुप में बहुत सारे लोग, पक्षी, जीव, जानवर एक दिशा में जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है, यदि उसका मतलब वर्ब हो तो। ठीक है, क्या फ्लॉक हमेशा वर्ब ही होती है या फिर फ्लॉक के नाउन भी होता है? समझो भाई यहां से, FLOCK, फ्लॉक यानी जब वर्ब होती है तब ये कैसी होती है, इंट्रांजिटिव होती है। ये हमने पता कर लिया। इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप में एक साथ एक दिशा में जाना। फ्लॉक जब नाउन होता है तब ये कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है ये, कलेक्टिव नाउन होता है। और तब इसका मतलब होता है झुंड। जब आप लोगों ने नाउन पढ़े होंगे, नाउन के अपने टाइप्स पढ़े होंगे, तब एक प्रकार का नाउन आपने पढ़ा होगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आपने और बहुत सारे नाउन पढ़े होंगे, उनमें एक वर्ड क्या पढ़ा होगा, फ्लॉक पढ़ा होगा। फ्लॉक यानी भी क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह है। ठीक है, फ्लॉक ऑफ
सिप, ठीक है। सिप जो है भेड़ों का झुंड, ये प्लूरल नहीं होगा, यहां हमने बर्ड्स लिख दिया, ये ठीक है, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये नाउन जो है इसकी प्लूरल फॉर्म जो होती है वो भी क्या होती है, सिप होती है, ठीक है। फ्लॉक ऑफ कैटल, कैटल का भी कैटल्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैटल लिखेंगे, तो ये फ्लॉक होता है, ठीक है, समझ गए भी आप लोग। फ्लॉक के साथ साथ एक वर्ड और होता है, HERD, हार्ड, HERD, हार्ड। हार्ड यानी भी क्या होता है, झुंड होता है, ग्रुप होता है, हार्ड ऑफ काउज, हार्ड ऑफ काउज, ठीक है, हार्ड ऑफ एलिफेंट्स, हार्ड ऑफ एलिफेंट्स, हार्ड ऑफ डियर, इसका भी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका फ्लॉक हमने आपको समझा दिया कि फ्लॉक है क्या, समझ में आ गई बात भैया। वापस चलते हैं कहां, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक चीज को ध्यान से समझना भाई, क्योंकि जब आप एक एक चीज को ठीक ढंग से समझोगे, इस प्रकार से चीजों को समझोगे, तो आपको एक अलग तरीका समझ में आएगा क्वेश्चंस को सोल्व करने का, पढ़ने का, पढ़ते समय किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान दें, इन सब बातों की एक अप्रोच आपकी विकसित हो जाएगी जब आप चीजों को इस तरीके से समझेंगे। कैसी वर्ब है भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये क्या है, टुगेदर जो है, टुगेदर जो है ये एडवर्ब है। क्या है भैया, एडवर्ब है, और जब एडवर्ब हो तब सेंटेंस पैटर्न में उसको एडवर्बियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडवर्बियल कहा जाता है। तो इसका पैटर्न क्या बना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, समझ में आ गई बात भी। ये आपकी वी कह दो आप इसको, यानी वर्ब, या पी कह दो प्रेडिकेटर। एक बार किसी बच्चे ने कहा था कि सर वी की जगह पी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस पैटर्न में, एलिमेंट ऑफ सेंटेंस में वी की जगह आप पी लिख सकते हैं, और वहां पी का मतलब प्रेडिकेटर होता है। समझ में आ गई बात। एक बात और भाई, बहुत सारे बच्चे जो हैं अब क्लास में एक एक बात समझा रहे हैं, यहां वो क्लास देखते नहीं है, चीजों को ध्यान से सुनते नहीं है, और फिर एक एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आप इसका आंसर बताइएगा। अरे भाई ये आंसर मैं क्लास में पहले से ही बता चुका हूं, इसलिए आप क्लास को पूरी देखा करें और एक भी क्लास मिस नहीं करें, ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा ही नहीं। ये वर्ब हो गई, और ये क्या होगी आपकी एडवर्ब, जो यहां क्या हो गई, एडवर्बियल। तो ये समझो कि सेंटेंस का पैटर्न क्या हुआ। इस सेंटेंस का पैटर्न हुआ SPA, इसका पैटर्न हुआ, या फिर क्या कह सकते हो SVA, इसका पैटर्न हुआ। कई की जगह लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब हुआ, ये भी लिख देते हैं कि इसका पैटर्न क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब इसका हुआ। ये इसका पैटर्न है। यहां तक समझ में आ गई बात सारी भाई, ठीक है। चलो एक बात और पूछ लूं आप लोगों से, वो ये है, चलो बताइएगा भाई, सबके सब लोग पूरे मन से कोशिश कीजिएगा बताने की। ये मैंने लिखा यहां बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है। ये आपसे ये पूछ ले कि फ्रेज कौन सी है, ये फ्रेज कौन सी है, फ्रेज ये बताना आपको, ठीक है। फ्रेज कौन सी है, इससे क्या मतलब है, नाउन फ्रेज है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। तीन मुख्य रूप से हैं, ये बता दो इनमें, ठीक है। वैसे जब हम फ्रेज पढ़ेंगे तो 6 प्रकार की आप लोग पढ़ते हैं, अभी हमने आपको 3 लिखी, 3 में से बता दो कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है। ये कौन सी प्रकार की फ्रेज है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज, सभी आंसर जरूर करेंगे। किस प्रकार की फ्रेज है ये है नाउन फ्रेज। कौन सी फ्रेज है ये, नाउन फ्रेज है, ठीक है। फिर जब आप फ्रेज पढ़ते हैं तो एक बात आपको और समझनी होती है कि इसका हेडवर्ड कौन है, यानी
एच कौन है इसमें, ठीक है, वो है बर्ड्स, ये इसका हेडवर्ड है, और ये पूरा का पूरा ऑफ अ फेदर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये इसका पोस्ट मोडिफायर है। जिसने अभी तक फ्रेज नहीं पढ़ी है वो डरे नहीं, घबराए नहीं कि सर ने ये क्या बता दिया। जब आप फ्रेज पढ़ोगे तब ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत डिटेल से समझाई जाएंगी, और मैंने अपने विनर्स को बहुत डिटेल से समझाया है। जिसने पढ़ ली है वो जान गया होगा, जिसने अभी तक फ्रेजेस नहीं पढ़ी हैं, यानी एम एच एम अभी तक उसका नहीं पढ़ा हुआ है, पूरा नहीं किया है, तो वो ये डरे नहीं, हो सकता है ये उसको ये बात यहां समझ में नहीं आई हो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखो। पहले तो क्वेश्चन ये है कि इस पैटर्न का इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना आपको, या फिर है दैट डज नॉट फॉलो है इसमें, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या है, एस पी ए, ठीक है, ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। अब ये बताओ कि इनका सबका पैटर्न क्या है, पहले का है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को टुगेदर का और समझाता हूं, ठीक है। लिखिएगा एक सेंटेंस, टुगेदर दे क्लाइंब्ड, एक और थोड़ा समझाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। टुगेदर का ट्रांसक्रिप्शन क्या है, टुगेदर है या टुगेदर है, टुगेदर दे क्लाइंब्ड द डार्क स्टेयर्स, STAIRS, डार्क स्टेयर्स। एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस हो लिखिएगा, टुगेदर दे क्लाइंब्ड अप, climbed up the dark stairs, ठीक है। आपको पैटर्न बताने हैं इन सबके। सबसे पहले तो बताना है टुगेदर क्या है, उसके बाद पैटर्न बनाते हैं। एक और लिखिएगा, they walked closely together over 5 years। देखो चीजों को समझेंगे, इसका भी पैटर्न बताना है। एक सेंटेंस और लिखिएगा, दे वॉक परफेक्टली वेल टुगेदर। एक तो हम टुगेदर को समझेंगे एडवर्ब के रूप में, ये सेंटेंस है भाई आपके पास 3-4। अब एक एक करके समझते हैं। इसमें TOGATHER ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताएगा। कई बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि साहब जो वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाए वो तो सब्जेक्ट ही होता है, ऐसा नहीं है, और ये इसीलिए लिखा है। ये टुगेदर यहां क्या है, एडवर्ब है। क्या है भी यहां एडवर्ब, कैसे वो साथ साथ, तो ये मैनर बता रही है। तो क्या है ये, एडवर्ब है। टुगेदर आपको जहां भी दिखे आप एडवर्ब मान लेना उसको। दे क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, ठीक है। क्लाइंब क्या है इसमें, सॉरी क्लाइंब क्या है इसमें, वर्ब है। कहां चढ़े, किस पे चढ़े, द डार्क स्टेयर्स, ये क्या है इसमें, सीढ़ियां। बहुत काम की बात समझा रहा हूं, आप समझिएगा। इस सेंटेंस में नीचे वाले में टुगेदर, दे, क्लाइंब्ड, यहां तक तो सेम है। ये एडवर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, लेकिन इसमें एक अंतर है, यहां अप भी लिखा हुआ है। ध्यान से समझें भाई, मैं फिर बता रहा हूं। टुगेदर दे क्लाइंब द डार्क स्टेयर्स है, इसमें भी सेम ही है, टुगेदर दे क्लाइंब अप द डार्क स्टेयर्स। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत सेंटेंस है ये बताइएगा आप लोग। क्या यहां अप का प्रयोग प्रेपोजिशन का सही है या नहीं है। क्वेश्चन ये है क्या क्लाइंब के साथ CLIMB
क्लाइंब वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन का प्रयोग करें या नहीं करें? क्वेश्चन ये है, आप समझिएगा, आपको बहुत सारी बातें समझनी होती हैं, दिमाग पे पूरा जोर देना होता है। जो बच्चा क्लास में बैठा है वो यहां मनोरंजन के लिए बैठा ही नहीं है, उसको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे। और यदि उसकी तैयारी लेवल की नहीं है, यदि उसने इंग्लिश ग्रामर को ठीक ढंग से कॉन्सेप्ट वाइज नहीं समझा है, तो यहां उसका सरदर्द करने लग जाएगा, वो चीजें समझ नहीं आएंगी उसके। जबकि एग्जाम लेवल की चीजें हैं ये, यहां आपको समझना पड़ेगा। अप का प्रयोग करें या नहीं करें? देखिए, क्लाइंब वर्ब के साथ अप का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, किया भी जा सकता है नहीं भी किया जा सकता है? हाँ, क्लाइंब वर्ब पे ट्रांजिटिव भी होती है। जब इसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में किया जाए तब अप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसा कि यहां दे क्लाइंब्ड द डार्क स्टेयर्स, यहां ये जो वर्ब क्लाइंब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब क्या है कि उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये द डार्क स्टेयर्स, अंधेरे की जो सीढ़ियां हैं, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है भैया? इसका ऑब्जेक्ट। कुछ समझ में आई बात? अब देखिएगा नीचे, मैं आपसे ऊपर पूछ रहा था ना कि वर्ब होते ही ये पता करना कि कैसी वर्ब है। अब हमारे पास ये सब्जेक्ट, सॉरी ये एडवर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इसका जो पैटर्न हुआ वो क्या हुआ? पहले एडवर्बियल है तो हम इसको पहले ही लिखेंगे। सबसे पहले ए लिखेंगे, उसके बाद एस लिखेंगे, उसके बाद पी लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। इसका ये पैटर्न है। समझ में आई कोई बात भी आपके? ठीक है, दूसरा देखिएगा, टुगेदर, ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दे क्या है? सब्जेक्ट। क्लाइंब वर्ब है, लेकिन अब देखिएगा ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव होती तो इसके बाद में क्या नहीं आता? ये प्रेपोजिशन नहीं आता। यानी क्लाइंब वर्ब को दोनों तरीके से यूज किया जाता है। अब जो क्लाइंब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है? इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, बल्कि क्या लेती हैं? एडवर्बियल लेती हैं। और ये पूरा का पूरा अप द स्टेयर्स, अप द डार्क स्टेयर्स, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एडवर्बियल हो गया। क्लियर हुई बात? समझ में आई भी आपके? ठीक है, अब क्या होगा इसका पैटर्न? ए एस पी ए हो गया इसका, ए एस पी ए हो गया इसका। समझ में आई बात? क्लियर है? टुगेदर यहां भी क्या है? एडवर्ब। चलो क्लियर हुई ये बात, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो आपको विशेष रूप से एडवर्ब को समझाने के लिए लिखे हुए हैं। एडवर्ब को समझाने के लिए। हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे को लगे कि सर एक सेंटेंस था, आप फटाफट इसका आंसर बताते और क्लास खत्म। 5 मिनट में 10 मिनट में उसका आंसर बता देते, क्लास खत्म हो जाती। ऐसे चीजें सीखी नहीं जाती हैं। चीजों को सीखने के लिए एक एक, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछेगा। भाई अभी अपने समझाया ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अकेली क्लाइंब वर्ब को पूछ सकता है, टुगेदर को पूछ सकता है, उसका पैटर्न पूछ सकता है। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो 360 डिग्री तैयार होके जाना होता है। 360 डिग्री का मतलब पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके आप एग्जाम में जब जाएंगे तब आपकी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होता है। ये देखिएगा क्या है अभी? दे, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट हो गया। दे प्रोनाउन होता है। दे वॉक्ड, ये आपकी वर्ब हो गई। आगे देखिएगा, क्लोजली टुगेदर। टुगेदर क्या है? एडवर्ब। टुगेदर क्या है बेटा? एडवर्ब। क्लोजली क्या है? एडवर्ब। दे वर्कड टुगेदर, उन्होंने साथ साथ काम किया। और क्लोजली टुगेदर का मतलब एकदम साथ साथ। क्लोजली टुगेदर का मतलब क्या है?
एकदम साथ साथ ये वर्ड जो टुगेदर है ये एडवर्ब है, और क्लोजली जो है CLOSELY क्लोजली जो है ये भी क्या है, एडवर्ब है। ये भी क्या है, एडवर्ब। तो मैं आगे बात, ये आगे देखिएगा, ओवर 5 इयर्स 5 साल से ज्यादा, यहां जो ओवर है ये क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है भाई, यहां ये प्रेपोजिशन। तो क्या हो जाएगा, ये देखो, दे वर्कड क्लोजली टुगेदर। जब आप इसकी पूरी की पूरी फ्रेज बनाएंगे तो एक ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि क्लोजली को अलग और टुगेदर को अलग, नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी एक ही फ्रेज है, और इस फ्रेज को कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। यानी ये क्या है आपकी एडवर्ब, और ये इसको मॉडिफाई करने वाली एडवर्ब है, यानी अलग से एडवर्ब नहीं है, लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ओवर 5 इयर्स, ओवर 5 इयर्स, ओवर 5 इयर्स, ये आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एडवर्बियल ही होती हैं, इसलिए ये एक अलग से एडवर्बियल होगी। ठीक है, यानी इसका पैटर्न क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एडवर्बियल, और एक और एडवर्बियल। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही हो इसलिए एडवर्ब है, तब तो वो क्या होगी, एक, और यदि वो अलग है तब वो क्या होंगी, अलग अलग काउंट होंगी। समझ में आ गई बात भाई। चलो एक सेंटेंस और है यहां, दे सब्जेक्ट वर्क वर्ब परफेक्टली वेल टुगेदर। इसमें 3 है, टुगेदर क्या है, एडवर्ब, दे वर्क वेल टुगेदर, परफेक्टली टुगेदर ये मान लेते हैं। ठीक है, दे वर्क टुगेदर परफेक्टली वेल टुगेदर। टुगेदर के लिए क्या है, वेल, और वेल के लिए क्या है, परफेक्टली। वे ठीक साथ साथ काम करते हैं, और परफेक्टली वेल का मतलब बहुत ठीक तरीके से साथ साथ काम करते हैं, यानी ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, और ये भी क्या है, एडवर्ब, लेकिन ये तीनों की तीनों एक एडवर्बियल मानी जाएंगी। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? जिस बच्चे ने अभी तक सेंटेंस पैटर्न नहीं समझ रखा है उसको जरूर दिक्कत हुई होगी कि सर तो पता नहीं क्या क्या समझा रहे हैं, कहां कहां से, लेकिन बेटा आपको ये सारी चीजें समझनी है। अब आते हैं अपन वापस किस पे, एसपीओसीए बहुत शानदार टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको अच्छी पकड़ बनानी चाहिए इस पे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसमें मान के चलो कि जो तीनों टॉपिक हैं आपके कौन कौन से, एमएचएम वाला सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं, और एसपीओसीए सेंटेंस पैटर्न, वो एक ही टॉपिक है, तीनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है, और उन तीनों के साथ क्या शामिल किया जा सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी शामिल किया जा सकता है, ताकि चीजें ठीक से समझ में आ जाए। अब आते हैं अपन वापस अपने पे, इसका पैटर्न क्या था, एसपीए। अब इसका पैटर्न देखो, ही बिकेम एंग्री, ही क्या है, सब्जेक्ट, बिकेम है एक वर्ब। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को लिंकिंग वर्ब पढ़ाई थी, जिन लोगों ने पहली क्लास देखी थी उनको ध्यान है, इससे पहले वाली लिंकिंग वर्ब पढ़ाई थी मैंने आपको। लिंकिंग वर्ब में 2 प्रकार की लिंकिंग वर्ब बताई थी, अगर आपको याद है तो बताओ भी कौन सी 2 प्रकार बताई थी। एक करंट लिंकिंग वर्ब और एक के रिजल्टिंग, RASULT, रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। और उस रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब में एक चीज आपको बताई थी कि बिकम जो है वो रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब है, यानी ये लिंकिंग वर्ब है। उस क्लास में इसको डिटेल से समझाया था, आप वहां देख लेना इसको, यहां मैं इतना बता रहा हूं कि लिंकिंग वर्ब है। फिर आपको यह भी बताया था कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो है एडजेक्टिव आता है, तो एंग्री क्या है, एडजेक्टिव एंग्री, और एंग्री जब एडजेक्टिव है तो उससे पहले जो वर्ड आया है वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा है, तो बहुत गुस्से में हो गया, तो वेरी एडवर्ब है,
क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है इसलिए क्या है, एडवर्ब है। लेकिन पैटर्न में हम इसको एडवर्ब अलग से नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ ही को सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको वी लिखेंगे और इस पूरे को कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। क्योंकि लिंकिंग वर्ब अपने साथ क्या लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है। और ये पूरी की पूरी जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है, ये पूरी एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडजेक्टिव फ्रेज में ये हेडवर्ड है और ये इसका क्या है, ये इसका मॉडिफायर है। इसलिए इसको अलग से आप एडवर्ब नहीं लिखेंगे। कई बच्चे अब कहेंगे सर ये एडवर्ब है ना, देखो वेरी, इसलिए हम इसको एडवर्बियल लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे, ही बिकेम वेरी एंग्री लास्ट नाइट। अगर ऐसा होता, कैसा होता, लास्ट नाइट, पिछली रात को बहुत क्रोधित हो गया, लास्ट नाइट, तब आप क्या लिखते, ये पूरा का पूरा क्या होता, एडवर्बियल होता। समझ में आ गई बात। इसका पैटर्न क्या है भाई, सबके पैटर्न नोट करेंगे तभी तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये सब्जेक्ट, ये पी और ये सी, ठीक है। पूछा ये था कि कौन सा पैटर्न नहीं है, तो इसका मतलब एक तो यही नहीं है। दूसरा देखिएगा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सम ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया। रीड, ये क्या है आपकी वर्ब है, लेकिन यहां ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, कैसी है, इंट्रांजिटिव। वेरी फास्ट, कुछ बच्चे बहुत फास्ट पढ़ते हैं, ये पूरी की पूरी एडवर्बियल है। क्या है भाई, ये एडवर्बियल। इसमें ये जो फ्रेज है ये एडवर्ब फ्रेज है। कैसी है भाई, ये एडवर्ब फ्रेज है। और इस एडवर्ब फ्रेज का जो हेडवर्ड है वो फास्ट है और वेरी जो है वो भी क्या है, एडवर्ब है। तो ये पूरी एक ही मानी जाएगी, दो नहीं मानी जाएंगी। तो इसका पैटर्न क्या है, एस पी ए, यानी इसका तो एस पी ए ही है, यानी ये तो मैच कर रहा है। तीसरा देखिएगा, माई फादर, ये क्या है इसका सब्जेक्ट। गेट्स अप, ये पूरा एक ही है, फ्रेजल वर्ब है इसलिए एक ही मान जाएगा। गेट्स अप ये क्या है, वर्ब है। और अर्ली, जल्दी उठते हैं, ये एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब। तो इसका पैटर्न भी क्या है, एस पी ए। कितनों का पैटर्न समझ में आ गया भाई, देखो है जो सेंटेंस हमने दिया था उसका पैटर्न क्या है, एस पी ए। दूसरे वाले का क्या है, एस पी सी। तीसरे वाले का क्या है, एस पी ए। इसका क्या है, एस पी ए। अब चलते हैं अपन चौथे पे, यू मस्ट कीप काम। इसमें जो कीप वर्ब है ये भी लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है भाई, ये भी लिंकिंग वर्ब है। कीप जो है वो लिंकिंग वर्ब भी होती है और ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। कैसे, थोड़ा समझाता हूं, देखो। कीप दीज बुक्स, कीप दीज बुक्स ऑन द टेबल। कीप क्या है, वर्ब है। क्या रखना है, दीज बुक्स, तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या भाई, यहां ये ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन आई कीप माई सेल्फ बिजी, मैं अपने आप को क्या रखता हूं, बिजी रखता हूं। यहां जो कीप वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि बिजी और आई कौन है, एक ही है, ये एडजेक्टिव है वहां, ठीक है। समझ में आ गई बात भैया। तो ये जो कीप काम वाला मामला है, ये काम भी क्या है, एडजेक्टिव है। काम, काम क्या है यहां, एडजेक्टिव है। काम यानी शांत होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी इसका पैटर्न भी क्या हुआ, यू सब्जेक्ट, मस्ट कीप वर्ब, और काम क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट, यानी एस पी और सी हुआ। समझ में आ गया बात में, क्लियर है चीजें। अब आप देख लो क्या क्वेश्चन था और उसके आंसर क्या हो सकते हैं। पूछा यह था कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट डज नॉट फॉलो द अबव पैटर्न। कौन कौन से इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, 2 और 3 जो हैं कौन कौन से फॉलो नहीं करते हैं, 1 और 4 फॉलो नहीं करते हैं।
एक का पैटर्न क्या है, एसपीसी, और चौथे का पैटर्न भी क्या है, एसपीसी, और इन दोनों का पैटर्न क्या है, एसपीए, और इसका भी क्या है, एसपीए। इसका मतलब केवल कौन फॉलो करते हैं, 2 और 3 फॉलो करते हैं, 1 और 4 फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब जाके हमारे एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है, लेकिन इस एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए हमने कितनी सारी बातों का रिवीजन किया है, कम से कम 50 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए होंगे इसमें। और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये है हमारी बहुत शानदार टेस्ट सीरीज, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा वो भी आपने देखा था, इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, बहुत शानदार अद्भुत क्वेश्चन होंगे। इसमें 38 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, यानी हर टॉपिक का एक या एक से ज्यादा, हर टॉपिक का टेस्ट, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन, हर 5 टॉपिक के बाद एक रिवीजन टेस्ट, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। और फिर सारा होने के बाद 5 कंप्लीट सिलेबस पर आधारित टेस्ट होंगे। बहुत शानदार अद्भुत टेस्ट सीरीज है। इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड की भी बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। आप जो भी बच्चे अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना चाहें, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारी बुक्स, वीनस एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स। ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए लिटरेचर की बुक, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कंप्लीट थियरी, 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये मेथड्स की बुक है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी, 750 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और इसी प्रकार से ये फर्स्ट ग्रेड के लिए मैकबेथ और एज यू लाइक इट की भी बुक है, जिसमें कंप्लीट टेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सब हैं। जो भी बच्चा इन बुक्स को बाई करना चाहे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करे, जो भी आपको जानकारी चाहिए मिल जाएगी। और अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि क्लास आपको ठीक लगी हो, आपको लगा हो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आए हैं, तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और यदि चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के डाउट सेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।